नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आपको आज नवरात्रा स्थापना है, तो सभी को पावन इस नवरात्रा पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ में अपनी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेके आया है। वो सरप्राइज क्या है आगे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें अपनी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी ऑन टिप्स, उसका आज जो लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशंस। वैसे तो अपन ये बात करें, ये जो टॉपिक है जो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशंस होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो ये पूरी यूनिट तो आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो लैब असिस्टेंट के एग्जाम में है, ना ही सेकंड ग्रेड के एग्जाम में है। बट ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप्य गति है, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा कि एक बॉल जब ऊपर की तरफ जाती है वापस नीचे आती है, तो इस तरह की गति को प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज उस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पहले उसका थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। इस टॉपिक जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी मैं सब कुछ कराऊंगा कवर इसमें, तो एक पूरा कंप्लीट लेक्चर है इसके अंदर जिसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये टॉपिक बेसिकली लोगों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। अपन इसको बहुत सारे तरीके से यहाँ से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले जो सरप्राइज था आपका ये था कि ऑलरेडी अपने बैच चल रहे थे, लेकिन आप लोगों की डिमांड के साथ में हमने अपने ऑफलाइन सेंटर, जो जयपुर में अपना ऑफलाइन सेंटर है, वहां पर नए बैच प्रारंभ कर दिए हैं जो होने वाले हैं 7 अक्टूबर से, मंडे से सोमवार से प्रारंभ होने वाले हैं। किस किस के प्रारंभ होने वाले हैं? जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, स्पेशल उन लोगों के लिए यहाँ पर सेकंड ग्रेड शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के ऑफलाइन बैच। ऑनलाइन तो ऑलरेडी बैच चल रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन बिल्कुल न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, खास बात यह है यहाँ पर आपको कि जो पहले 100 विद्यार्थी होंगे उनको फीस में 100%, उनको 10% का क्या मिलेगा, विशेष छूट मिलेगी 100 स्टूडेंट्स को। जो सबसे पहले 100 स्टूडेंट आएंगे उन लोगों को। ठीक है, दोनों ही के लिए सेपरेट है, 100 स्टूडेंट यहाँ पर, 100 स्टूडेंट वहां पे। ठीक है, तो ये बैच 7 तारीख से चालू हो सकते हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन आज से ही चालू है। तो आप भी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और हमारे ऑफलाइन बैच का पार्ट बन सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स आपको कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री आपको संगीता मैम पढ़ा रही है। बायोलॉजी आपको ममता मैम पढ़ा रही है। जो ऑफलाइन का पार्ट बनेंगे उनके लिए ऑनलाइन जो लेक्चर होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और उनको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीजें हैं वो आपको क्लास में आएंगे तो पता लग जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हम नंबर दिए हुए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए मैं बता रहा हूँ, जो नवरात्र स्टार्ट हुई आज उसी के उपलक्ष्य में हमने ऑफर दिया है सभी कोर्सेज पे। और साथ में जो ऑफलाइन, वैसे जो सभी कोर्सेज है वो केवल ऑनलाइन के लिए ऑफर एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहां पर अगर आप ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो भी आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगा, वो केवल प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो जल्दी कीजिएगा, कब क्या पता ये ऑफर निकल नहीं जाए, आपका नंबर यहाँ पे रह नहीं जाए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट अपन देख लेते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस करने अपने लिए इजी हो जाएंगे। तैयार हैं आप लोग? चलिए उठा लीजिए अपनी कॉपी पेन, दिमाग संतुलित अवस्था में लेके आ जाइए और चलिए आइए शुरू करते हैं अपने सफर को। चलिए सबसे पहले अपन बात करें प्रक्षेप्य गति क्या होती है। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? तो इसको देखो प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब वस्तु बिना ईंधन की खपत के, मतलब कोई एनर्जी नहीं लग रही है, सिर्फ गुरुत्वीय प्रभाव में वायुमंडल में गति करती है तो प्रक्षेप्य गति करते हैं। गुरुत्व के प्रभाव में, जैसे कि देखो इस खिलाड़ी ने यहाँ पर फुटबॉल की किक मारी तो एक फुटबॉल ऐसे घूमती हुई यहाँ पर नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये जब गति कर रही है हवा के अंदर, गुरुत्व के प्रभाव में गति कर रही है, तो इसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। जो एक बार इसने किक मारी, जो उसको ऊर्जा प्रदान की, उसी ऊर्जा से ये अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता नहीं है, उसी ऊर्जा से ये गति करती भी नीचे आएगी। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे प्रक्षेप्य गति अपन कहते हैं। ठीक है, अब ये गति है ना, देखो किसी एग्जाम्पल दिया हुआ है, 37 दिशा में उड़ते हुए हवाई जहाज से गिराया गया बम। अगर कोई हवाई जहाज ऐसे जा रहा है और उससे बम गिराते हैं तो उसकी जो गति होती है बिल्कुल सीधा नहीं आता, वो घूमते हुए नीचे की तरफ आता है, तो उस प्रकार की गति को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। बंदूक से दागी गई गोली, है ना, बंदूक से दागी गई गोली, मतलब बात बंदूक से दागी गई गोली का मतलब है जो तोप होती है ना, तोप, जैसे तोप मैंने बनाई यहाँ पर, तोप मैंने बनाई, इससे जो गोला होता है वो ऐसे की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसकी बात की गई है। धनुष से चलाया गया तीर, जो धनुष से तीर चलाते हैं वो सीधा नहीं जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आता है। ठीक है, खिलाड़ी द्वारा फेंका गया भाला, ठीक है, जेवलिन थ्रो जो होता है उसकी अपन बात की गई है। या इस फुटबॉल प्लेयर के थ्रू भी जो किक मार के फुटबॉल को उछाल के आगे फेंका गया है, ये भी एक प्रकार के प्रक्षेप्य गति का क्या है, उदाहरण है आपका। ठीक है, प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है।
प्रक्षेप्य गति के अभिगृहित, है ना, अजंसन क्या होते हैं प्रक्षेप्य गति में, ठीक है। अगर अपन बात करें कि वायु के कारण प्रतिरोध, अगर वस्तु हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है तो क्या होगा, वायु का जो प्रतिरोध लगेगा वो नगण्य मान के चलेंगे अपन, मतलब ये चीजें अपन लेके चलेंगे इसके अंदर प्रक्षेप्य गति के अंदर जो कि अपन पढ़ने वाले हैं कि वायु का कोई भी प्रतिरोध उस पर नहीं लगता है, नगण्य प्रतिरोध लगता है। पृथ्वी की वक्रता का प्रभाव नगण्य होता है ना। पृथ्वी की वक्रता मतलब आपको पता है अर्थ गोल होती है ना, तो इसकी जो रेडियस है उसका इफेक्ट यहाँ पर नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, इसलिए बात करना। तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन प्रभाव नगण्य है। घूर्णन प्रभाव का मतलब ऐसे है कि यहां से कोई वस्तु ऊपर गई और नीचे की तरफ ऐसे आई, है ना, ठीक है, और ये जो आपकी पृथ्वी है वो गोल घूमती है, ठीक है, तो गोल घूम के पृथ्वी ऐसा नहीं कि इधर आ जाएगी और ये वस्तु यहाँ की जगह पे यहीं पे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है तो इसके कंपेयर में इसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है, इसलिए घूर्णन का प्रभाव भी अपन नगण्य मान के चलते हैं। प्रक्षेप्य पथ के सभी बिंदुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान, परिणाम तथा दिशा नियत रहती है। गुरुत्वीय त्वरण होता है ना जी, नीचे की ओर लगने वाला, ठीक है, पृथ्वी की ओर लगने वाला, उसका मान भी क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है। मान क्या रहता है, परिणाम तथा दिशा उसकी नियत रहती है, वो नीचे की तरफ लगता है और जी की वैल्यू 10 ही रहती है, ठीक है। ये कुछ अजम्पशन है जो अपन प्रक्षेप्य गति पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे, इनको परिवर्तित नहीं करेंगे। इस पॉइंट को मैं आगे जब डेरिवेशन अपन करेंगे, एग्जांपल अपन समझेंगे, तब और क्लियर कर देंगे 4th नंबर के पॉइंट को। बाकी 3 नंबर के पॉइंट आपके लिए बहुत आसान पॉइंट है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। 4th नंबर के पॉइंट से कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, है ना, ठीक है। गतियों की भौतिकी अनिर्भरता का सिद्धांत, ठीक है, कि ये जो गति है ये किस पे निर्भर करती है, किस पे नहीं करती, उनके बारे में कुछ और डिटेल बात करेंगे, देख लीजिए, ठीक है ना, आसान होगा प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए। पहले अपन एक बेस बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोजेक्टाइल जो मोशन है, प्रक्षेप्य गति, वो अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। देखिए पहले क्या हो रहा है, प्रक्षेप्य गति द्विविमीय गति होती है। कौन सा मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, तो इसमें एक्स और वाई आएगा, ठीक है। जब 1 डायमेंशनल होता है केवल एक्स, द्विडायमेंशन होता है या अपन बोले द्विविमीय होता है तो 2D आता है, दैट मींस एक्स वाई आएगा, और 3 डायमेंशनल के अंदर एक्स वाई जेड तीनों आएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का द्विविमीय या 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है, जिसके अंदर एक्स वाई आएगा, ठीक है। अतः इसके 2 भागों में विवेचना की जा सकती है। ऑब्वियसली अगर 2D है तो एक्स और वाई की विवेचना कर सकते हैं, है ना, ठीक है। एक होता है क्षैतिज तथा होता है ऊर्ध्वाधर गति, मतलब ये अपन बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई होता है, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये कौन सा घटक होता है, क्षैतिज, क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया आपका, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसके 2 डायमेंशनल होता है तो उसके 2 घटक होते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। दोनों गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, मतलब एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वाई में भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा, ठीक है। कण के वेग के 2 परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। जैसे कि अपन बात माने यहाँ पर देखिए इस तरह से कि ये आपका मैंने ग्राफ बनाया, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अब ये कोई वस्तु ऐसे गति कर रही है यू वेग से, है ना, तो इसके 2 घटक मान लेंगे, एक तो एक्स घटक और एक वाई घटक। तो एक्स घटक को लिखेंगे ये और वाई घटक को लिखेंगे ये, यू एक्स और यू वाई। तो दोनों एक दूसरे के होता है लंबवत होता है, देखो 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे के ये लंबवत है इस तरह से, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं क्षैतिज घटक और इसको ये वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। आगे देखिए साथ में, संपूर्ण उड्डयन काल के दौरान क्षैतिज घटक नियत रहता है, मतलब ये वस्तु जो भी है ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगी, इधर की तरफ आएगी, तो ये पूरा उड्डयन काल होता है, यहाँ पर फ्लाइंग टाइम होता है, जितने समय के लिए वस्तु हवा में रहती है, ठीक है। इस पूरे समय अंतराल में जो उसका क्षैतिज घटक है यूएक्स, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्षैतिज घटक कभी भी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, क्षैतिज घटक हमेशा नियत बना रहेगा पूरी गति में। ऊर्ध्वाधर घटक गुरुत्वीय बल लगातार प्रभावित होते हैं। जो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं यू वाई, ये हम क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। देखो वस्तु जब हवा में जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे की ओर, उस वजह से उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो क्षैतिज घटक नियत रहता है और ऊर्ध्वाधर घटक परिवर्तित होता रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रक्षेप्य गति में निम्न में से अपरिवर्तित रहता है या नियत रहता है, क्षैतिज घटक, ठीक है। क्षैतिज गति
नियत मतलब अत्वरणी, जबकि ऊर्ध्वाधर गति एक समान रूप से त्वरित अथवा अमंदित होती है। अब देखिए अपन बोल रहे हैं कि क्षैतिज गति जो है वो नियत रहती है, मतलब उसका वेग नियत रहता है। क्षैतिज गति का वेग क्या रहता है? नियत। जिसका वेग नियत होगा उसका त्वरण क्या होगा? 0। जिसका वेग नियत है तो उसका त्वरण होगा 0। जिसका त्वरण 0 होता है उसे बोलते हैं अत्वरित, है ना, अत्वरित। ठीक है, समझ आ गई। चलिए अब बात करते हैं अपन कि उसका ऊर्ध्वाधर गति एक समान रूप से त्वरित या अवमंदित होता है ना। अब देखिए यहां पर पहले तो इसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है, तो वेग जब धीरे धीरे बढ़ता है तो इसको बोलते हैं अपन त्वरित गति, और फिर वेग धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है, तो उसको बोलते हैं अवमंदित गति। जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो त्वरित मतलब पहले तो वेग बढ़ेगा और फिर धीरे वेग कम होगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो त्वरित व अवमंदित गति करता है। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशन थे या सिद्धांत थे जो प्रक्षेप्य गति में फॉलो किए जा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। अब प्रक्षेप्य गति कितने प्रकार की होती है? ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। मैं बहुत डिटेल में आपको चीजें बता रहा हूं ताकि आप गलत ना करो क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पर जितना लेवल आपको करवा रहा है उतने ही एग्जाम में आपके आता है। ठीक है, जो विद्यार्थी अगर इस लेक्चर को देखो, एनसीईआरटी ऑन टिप्स से एनसीईआरटी सभी विद्यार्थी काम आ रही है। जो विद्यार्थी नीट या जी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी चीजें काम के आने वाली है। मतलब थोड़ा सा लेवल हाई भी आ जाए तब भी आप इससे कर सकते हो। तो पूरा डिटेल से बेसिक्स में आप करवा रहा हूं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। प्रक्षेप्य गति 3 प्रकार की होती है बेसिकली, है ना। तिर्यक प्रक्षेप्य गति, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति और नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं वो केवल तिर्यक प्रक्षेप्य गति से पूछे जाते हैं। ठीक है, इन दोनों से क्वेश्चंस ज्यादातर नहीं पूछाते हैं। जिस एग्जाम में लेवल थोड़ा सा हाई होता है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड और थर्ड से, अदरवाइज केवल फर्स्ट की तिर्यक गति है। तो देखिए तिर्यक प्रक्षेप्य का मतलब होता है कि कोई वस्तु किसी समतल से थीटा कोण बनाते हुए निकली और वो वापस से उसी समतल पे आके गिर गई। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप्य गति। ठीक है, इस तरह से देखो क्रिकेट पे ये बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो बॉल हवा में गई और वापस नीचे आके गिर गई। तो इस प्रकार की गति होती है तिर्यक प्रक्षेप्य गति। ठीक है, क्षैतिज का मतलब होता है कि जैसे एक प्लेन है, देखो ये प्लेन जा रहा है यहाँ से, है ना। ठीक है, और ये चलते चलते इसने बम गिरा दिया। ठीक है, तो बम इस दिशा में नहीं गिरेगा, है ना, वो गिरेगा इस दिशा में ऐसे। ठीक है, तो ये देखो इस क्षैतिज दिशा में जा रहा है ना, सीधी दिशा में जा रहा है, और क्षैतिज दिशा में जाते जाते बम इसने गिरा दिया। आप ट्रेन में चल रहे हो और ट्रेन में चलते चलते नीचे पुल है या ब्रिज है, नीचे नदी दिख रही है, तो आपने एक पत्थर फेंक दिया, तो उसकी जो गति होगी वो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति होगी। ठीक है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, क्योंकि क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ आपका पार्टिकल है जो निकल रहा है। ठीक है, नत समतल का मतलब है कि आपने फेंका चीजों को लेकिन वो वापिस यहां पर नहीं आया, वो एक प्लेन जो थीटा कोण से बना रहा है उस थीटा कोण वाले प्लेन के ऊपर आके गिरता है, यहाँ पे गिरता है, यहाँ पर, वरना गिरना कहाँ चाहिए था? यहाँ पर। ठीक है, तो थीटा कोण बनाते हुए एक प्लेन के ऊपर पहले ही गिर जाता है। अगर ये प्लेन नहीं होता तो वस्तु कहाँ आती? यहाँ पर, तो ये तिर्यक गति के बराबर हो जाती। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हार्ड हो जाते हैं पार्ट, ये आपके नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, केवल आपसे तिर्यक प्रक्षेप्य गति से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए प्रक्षेप्य गति में उनका वेग क्या होता है, उनके समीकरण क्या होते हैं, उनका उड्डयन काल क्या होता है, उनकी ऊंचाई क्या होता है, उसके सूत्र पे अपन बात करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर तिर्यक प्रक्षेप्य गति। ठीक है, तो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण पे बात करते हैं। जो तिर्यक प्रक्षेप्य गति होता है उसमें प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होता है? मतलब कहने का मतलब आपने ग्राफ बनाया x और y के बीच में, है ना, यहाँ बना भी रखा है, देख लीजिए x और y के बीच में। तो एक वस्तु यहां से निकलती है, किस वेग से? u वेग से निकलती है, और आगे चल के देखो वो यहाँ पर आके गिर जाती है। तो किसी बिंदु P पर, या वस्तु यहाँ पर है इस जगह पर, तो वो जमीन से y ऊंचाई पे होगी, क्योंकि यहाँ पर अपन ने y लिया है, और यहाँ पर यहां से कितनी दूरी पे आ जाएगी? x दूरी पे आ जाएगी, है ना। ठीक है, और कितने एंगल से बनाते हुए निकल रही है? थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए निकल रही है। ठीक है, क्षैतिज से कितना एंगल? थीटा एंगल बनाते हुए निकल रही है। तो इसका जो वेग होगा, इसके 2 घटक होंगे, एक होगा इसका क्षैतिज घटक जिसे ux बोलेंगे, और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा जिसे क्या बोलेंगे? uy। ये कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक। ठीक है, ठीक है, तो क्षैतिज घटक का वैल्यू कितनी होती है? u cos थीटा, और इसकी वैल्यू जाएगी u sin थीटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है यहाँ पर जो इसका क्षैतिज घटक होता है ux, इसकी वैल्यू जाएगी u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक uy बराबर u sin थीटा।
ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये देखो इसकी वैल्यू यू है, ये थीटा है, तो जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ आता है कोस, तो यू कोस थीटा, यहाँ थीटा नहीं बन रहा तो आ जाएगा यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा, तो इसका क्षैतिज घटक आ जाएगा यू कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक आएगा यू वाई साइन थीटा। ध्यान रखना, ये काम आएंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, दोनों घटक, ठीक है। चलिए अब देखिए उसके पथ का समीकरण, कि कोई कण जा रहा है तो किस पथ को फॉलो करेगा, पथ का मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या होगी, तो उस समीकरण को या वो समीकरण जो एक्स वाई की वैल्यू को बताती है उसे बोलते हैं पथ का समीकरण, जिसकी वैल्यू आएगी y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है थीटा देगा क्वेश्चन में, टेन थीटा पर निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं नॉर्मली में अपन, और जो थीटा देगा उसके बेस पे अपन कोस निकाल लेंगे, और यू उसका वेग होगा जो अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो ये समीकरण है, डायरेक्ट याद करना है, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछता है, केवल क्वेश्चन आएंगे इससे, वो अपन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए तब तक एक बार आप फटाफट से। चलिए आगे देखते, देखिए उड्डयन काल की बात करते हैं, ठीक है। उड्डयन काल क्या होता है उसकी बात देखिए, उड्डयन काल का मतलब होता है कि ये वस्तु है, यहां से स्टार्ट करी और वापस चल के यहां पर आई, तो यहां से फ्लाइंग करना स्टार्ट करती है ना, और यहां से चल के यहां तक आती फ्लाइंग करती हुई, जो ये जो समय लगता है पूरा, इस पूरे समय को बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है t बराबर 2t, 2t मतलब पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना, तो 2t, तो t बराबर आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, क्या आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g, और अपन को पता है जो उसका ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो वैल्यू होती है u sin थीटा, है ना, ठीक है, तो यहाँ पर u sin थीटा की जगह मैं uy लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया। तो उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या हो गया, t बराबर आप बोल सकते हो 2u sin थीटा या t बराबर 2ug अपॉन g, ठीक है, इस तरह से 2uy अपॉन g, सॉरी क्या बोलेंगे 2uy अपॉन g या 2u sin थीटा अपॉन g। अगर आपको ऊर्ध्वाधर घटक दे दे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और थीटा दे दे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है उड्डयन काल का, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g, ये उड्डयन काल का है। उड्डयन काल का मतलब वस्तु ऊपर जाके वापस नीचे आएगी, तो कितना उसमें समय लगने वाला है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है। uy क्या है, प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है ना, मैंने बता ही दिया, प्रारंभिक घटक है, अपन ऊर्ध्वाधर घटक है, ये तो अपन को पता है ही बात। चलिए देख लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी पैनल पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को। कहाँ मिलेगी पैनल पीडीएफ, अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और साथ में मैं लास्ट में नाम मेंशन भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे अपन सारे, ठीक है। क्षैतिज परास ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है, एक बार समझ लोगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। क्षैतिज परास का मतलब है कि वस्तु यहां से निकली और यहां आके गिरी, तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को बुलाता है क्षैतिज परास, ठीक है। तो वस्तु यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है उसे क्षैतिज परास बोलते हैं, उसे r से प्रदर्शित करा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्या होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये क्षैतिज परास की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो इस 2 थीटा को अपन बोल सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको बोला जा सकता है 2 आगे u साइन थीटा और u कोस थीटा बोल देते हैं, तो इसको बोलेंगे 2 ux uy अपॉन 2 अपॉन सॉरी g, है ना। देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इस u को एक बार साइन के साथ लिख दो, एक बार कोस के साथ लिख दो, तो ये u साइन थीटा तो बन गया uy और u कोस थीटा बन गया ux, तो 2ux uy अपॉन g भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक अलग अलग दे देते हैं तो अपन ये सूत्र काम में लेंगे, और नहीं देते तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g काम में लेंगे,
ये डायरेक्ट क्षैतिज परास का है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनते हैं, ठीक है, क्षैतिज परास से, कि वस्तु जब ऊपर जा रही है एक वेग से वापस नीचे आएगी तो उसने कितनी क्षैतिज दूरी कवर करी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अभी और कर लेंगे। तो इन फॉर्मूलों को देखो 3 से 4 मेरे साथ 3-4 फॉर्मूले आएंगे, याद कर लेना क्षैतिज परास से। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 2 नंबर आएंगे। सभी के क्वेश्चन सही नहीं होते, कोई 10 में से 20% या 100 में से 20% विद्यार्थी के ही क्वेश्चन सही होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाले, सबके सही नहीं होते हैं। तो आपको ये है ना एडवांटेज मिल सकता है अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली प्रोजेक्टाइल मोशन की, और प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये कोई डेडिकेटेड अपन पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करवा रहे हैं, ये मोस्टली सभी एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। सेकंड ग्रेड में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आएगा। चलिए ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अधिकतम परास, है ना। अधिकतम परास का ये मतलब होता है कि ये यहां जाती है, ठीक है, अगर इसको मैं ऊपर उठा लूं तो यहां गिरेगी, ठीक है, और ऊपर उछा लूं तो यहां गिरेगी, है ना। तो देखिए इस वाले केस में, इस वाले थीटा में ये सबसे अधिक दूरी जाती है, थोड़ा कम गिराऊं तो ये यहीं गिर जाएगी, है ना। तो इस वाले केस में, ये वाला जो केस है, इस केस में वस्तु सबसे अधिकतम दूरी जाती है, मतलब क्षैतिज जो दूरी कवर करती है वो सबसे ज्यादा करती है, तो इसे बोलते हैं अधिकतम परास। तो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मतलब 2022 में क्वेश्चन आया था, प्रक्षेप्य की परास अधिकतम होगी जब इसे 37 से 45 डिग्री का कोण बनाकर प्रेक्षित किया जाता है। मतलब यहाँ पर किसको अगर 45 डिग्री का कोण बना के वस्तु को फेंका जाता है तो ये अधिकतम दूरी कवर करेगी। क्या करेगी? अधिकतम दूरी कवर करेगी। तो आपका फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर एज इट इज साइन 245 बटे जी। तो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो आ जाएगा आपके पास आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। इसको आर मैक्सिमम भी अपन बोल देते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, इस तरह बोल देते हैं, ठीक है। जब परास अधिकतम होती है तब ऊंचाई h कितनी होगी? मतलब ये परास अधिकतम है तो ये h जो ऊंचाई है h ये कितनी होगी, ठीक है। तो ये ऊंचाई आएगी जो r मैक्सिमम उसका 4 पार्ट, मतलब 1/4 टाइम्स होगी, ठीक है। मतलब इसका 1/4 भाग होगा अधिकतम ऊंचाई का। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ वाले कि परास अधिक, अगर किसी प्रक्षेप्य गति में किसी कण की अधिकतम क्षैतिज परास की वैल्यू 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर। बस इतना आसान क्वेश्चन आएगा, कोई डेरिवेशन कोई मैथमेटिकल कुछ नहीं करना, बस ये याद होना चाहिए कि अधिकतम परास होगी तो ऊंचाई उसका 1/4 पार्ट होगा, बस, ठीक है। अभी निकलवा के बता देंगे आप लोगों को, है ना, इस तरह से। तो ये अधिकतम परास के लिए एक नोट डाल के लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए देख लीजिए फटाफट, आगे करते हैं दूसरा। कैसी लग रही है एनसीईआरटी सीरीज? अगर सीरीज में मजा आ रहा है कि हाँ भाई सच में वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना आप लोग, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। अगर ये सोचो नहीं भी है, मुझे पता पड़ गया अपनी यूनिवर्सिटी चैनल के ऊपर लाइव एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, खुद पढ़ के पास हो जाऊंगा, अगर ऐसी सोच रखोगे तो खुद के भी पास होने के क्या पड़ जाएंगे? लारे पड़ जाएंगे पास होने के। राजस्थानी बोलते हैं ना लारे पड़ गए, लारे पड़ने का मतलब है कि दिक्कत हो गई, पास नहीं हो पाए, है ना, खूब मेहनत कर ली लेकिन नहीं हो पाए। तो देखिए सबको साथ लेके चलना होता है, ठीक है। और एक बात सत्य है कि बहुत से विद्यार्थियों को और बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि सर मैं सबकी मदद करता हूं लेकिन मेरी मदद कोई नहीं करता। ये शिकायत होती है ना आप लोगों को कि सर हम किसी और का भला करें लेकिन मेरा भला कौन चाहता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि दूसरे लोग आपकी मदद नहीं करते, बस हाँ आज का जमाना भी ऐसा नहीं कि सबकी मदद करते हुए चले, ठीक है। आप मदद उन्हीं लोगों की करें, मदद उन्हीं लोगों की करें, या मदद उसी कंडीशन में करें जिस कंडीशन में आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैं ये बात भी नहीं बोलता कि दुनिया की मदद करते हुए चलो, हर एक इंसान की हेल्प करते हुए चलो। मदद केवल उन लोगों की करो या उस कंडीशन पे करो जहां पर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आपका मदद करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान, कोई क्षति, कोई दिक्कत हो रही है तो वैसी मदद किसी की भी नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा जमाना है नहीं अब ये। चलिए अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना, ये वाला जब भी प्रक्षेप्य गति करता है, ये वाला देखो गति कर रहा है, तो ये ऊंचाई
ये अधिकतम ऊंचाई कहलाती है ना। तो किसी भी प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। ठीक है, अपन ने बात किया था कि वेग के दो घटक होते हैं, एक होता है उसका ऊर्ध्वाधर घटक जिसकी वैल्यू होती है ux, सॉरी उसकी वैल्यू होती है u साइन थीटा, है ना। और आप जितने भी फॉर्मूले पढ़े आपने u साइन थीटा को ही आपने बार बार काम में लिया है, u कोस थीटा आपने कहीं भी काम में नहीं लिया। इसके पीछे का कारण यही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है केवल वही परिवर्तित होता है, उसका क्षैतिज घटक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्षैतिज घटक से अपन कहीं भी उपयोग नहीं कर रहे, केवल ऊर्ध्वाधर घटक की ही अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होगा h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, अधिकतम ऊंचाई की बात करें, है ना। चलिए एक लास्ट आपका फॉर्मूला आता है, किसी भी क्षण t पर प्रक्षेप्य का वेग, जैसे कि आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, आप यहां पर हो, तो उस कंडीशन पे वेग कितना होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है वेग बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2g u t साइन थीटा। ठीक है, तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ugt साइन थीटा, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। कि आपको कभी भी किसी भी कंडीशन पे आ जाए और पूछ ले वेग कितना होगा यहाँ पर, कि आप यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ जाने में समय लगा t, तो t समय पर आपका वेग कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको दिया गया है। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप क्या निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो। लेकिन वेग से क्वेश्चन नहीं आता, अधिकतम ऊंचाई से क्वेश्चन आता है, अधिकतम परास से क्वेश्चन आता है, और क्या होता है, उड्डयन काल, इन तीन से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप देख लेना। एक फॉर्मूला तो ये आपके पास लिख रखा है ये, ठीक है, एक आपका ये क्षैतिज परास वाला हो गया और एक आपका ये उड्डयन काल वाला हो गया। ये तीन फॉर्मूले याद कर लेना, बस तीन तो याद कर सकते हैं ना, बस इनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, मतलब 99% क्वेश्चन इन्हीं से आए हैं। ठीक है, चलिए अब ये कुछ टिप्स है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनता है तो ये टिप्स आपकी बहुत मदद करने वाली है। टिप्स तो टिप्स में क्या बोल रहा है, देखिए, प्रक्षेप्य गति के शीर्ष बिंदु पर वेग क्षैतिज घटक v कोस थीटा तथा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक v शून्य होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप यहां पर पहुंच गए, इस जगह इस टॉप पे पहुंच गए, है ना। ठीक है, शीर्ष पे, तो यहां पर उसका जो क्षैतिज घटक होता है, जो अपन बात कर रहे हैं vx, है ना, u कोस थीटा, ये तो इसका वेग हो गया, क्योंकि क्षैतिज घटक परिवर्तित नहीं होता, क्षैतिज घटक पूरे पथ के ऊपर एक ही बना रहता है। तो शीर्ष के ऊपर क्षैतिज घटक का मान होता है u कोस थीटा तथा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक v जो होता है uy, उसकी वैल्यू जाती है 0। क्या हो जाती है, 0, शून्य उसकी वैल्यू हो जाती है, ध्यान रखना। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है ना। इसका जो पथ होता है कौन सा होता है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य गति करते हुए कण का पथ होता है वर्गाकार, परवलयाकार, सीधी रेखा, कौन सा, परवलयाकार। परवलयाकार मतलब जो इस तरह की गति करता है परवलयाकार बोलते हैं। किसी प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल तथा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप्य वेग के ऊर्ध्वाधर घटक पर निर्भर करती है। मतलब उसका उड्डयन काल t कितना है, उसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है, ये किस पर निर्भर करती है, ये उसके ऊर्ध्वाधर घटक पर निर्भर करती है, किस पे, uy पे निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि ux तो चेंज होता ही नहीं है, uy पे निर्भर करती है, uy होता है उसका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तब प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई अधिकतम होती है। ये कहने का मतलब है कि वस्तु को आपने ऊपर फेंक दिया, सीधा 90 डिग्री पे फेंक दिया, तो वस्तु वापस इसी कंडीशन में वापस नीचे आ जाएगी। तो जब किसी वस्तु को 90 डिग्री से ऊपर उछाला जाता है तो वो अधिकतम ऊंचाई कवर करती है, वापस नीचे आ जाती है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तब उसके द्वारा प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई होती है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो h मैक्सिमम बराबर आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पर क्या आता है, साइन 2 थीटा आता है, साइन स्क्वायर थीटा आता है। थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, 90 डिग्री पर। और जब थीटा बराबर ये 90 है ना, ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए उड्डयन काल भी क्या होगा, अधिकतम होगा, मतलब वो ऊपर जाएगा वापस से कण नीचे आएगा, तो इसमें समय भी क्या लगेगा, अधिकतम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2u अपॉन g। ठीक, क्या हो जाएगा, 2u अपॉन g, ये हो जाएंगे। तो ये कुछ
टिप्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो यहां से अपन फॉलो करके लिख सकते हैं। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन। आइए तो देख लीजिए एक बार टिप्स को फटाफट से, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक प्रक्षेप्य u, एक प्रक्षेप्य है ना, मतलब एक कोई कण है जो प्रक्षेप्य गति कर रहा है u वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रेक्षित किया जाता है। इसकी परास r है, मतलब ये है, ये गति कर रहा है, ये थीटा है, इसका वेग u है, और ये जो परास है ये r इसकी दे रखी है। ठीक है, यदि प्रारंभिक वेग को दुगना कर दे, मतलब u की जगह पर क्या लिख दे, 2u लिख दे, तो प्रक्षेप्य कोण थीटा सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं कर रहे, तब परास क्या होगी, क्या परास डबल हो जाएगी, या परास आधी रह जाएगी, या परास उतनी ही रहेगी, या वो 4 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है परास का एक फॉर्मूला होता है R बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। ठीक है, अपन इस थीटा को चेंज नहीं कर रहे, तो अपन बोल सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, क्योंकि g भी फिक्स है और थीटा भी फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। वेग को क्या कर दिया आपने, दुगना कर दिया, तो R प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल 4u स्क्वायर, पहले u स्क्वायर था, अब कितना हो गया 4u स्क्वायर, तो अपन बोल सकते हैं जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 गुना, तो D आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा चेंज नहीं कर रहा, जी चेंज नहीं कर रहा, u स्क्वायर को डबल, u स्क्वायर को u को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो u स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 गुना उसकी परास हो जाएगी। ठीक है, 4 गुना, मतलब वो यहां नहीं जाके वो यहां पर जाएगा, इस जगह पर। ठीक है, इतना दूध गिरेगा वो। ठीक है, ये उसकी परास हो गई। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन आसान था। अब देखो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप कर सकते थे। ठीक है, अब बताओ, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से, इजी इजी क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लीजिए, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर दे रखा है, आप देख लीजिएगा। प्रारंभिक वेग का मान दुगना कर दें तो परास का मान 4 गुना हो जाता है। डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना, डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग, क्या बोल रखा है, प्रक्षेप्य का प्रारंभिक वेग दुगना कर दिया जावे तथा प्रक्षेप्य कोण वही रहे, तो उसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगी। अब वेग को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, है ना, तो h बराबर क्या है ना, तो महत्तम ऊंचाई पूछा है, तो h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे g, यही है। ठीक है, तो देखिए वही h पर u पर निर्भर करता है, u को क्या कर दिया, डबल, है ना, तो u को डबल कर दिया तो 2u स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया 4u स्क्वायर। ठीक है, तो 4 गुना हो गया, तो अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगी उसकी, 4 गुना हो जाएगी c। बताओ क्वेश्चन हार्ड है क्या, हाँ क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं ना, कितना आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी इजी आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे करें क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आंसर दिया हुआ देखो, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g, h की वैल्यू क्या है देखो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो केवल u स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो u की वैल्यू 2u कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगी। साधारण भाषा में, गुरुत्व के अधीन मुक्त प्रक्षेप्य गति में, गुरुत्व के अधीन मुक्त प्रक्षेप्य गति में, अगर कोई कण गुरुत्व के अधीन मुक्त प्रक्षेप्य गति करता है तो उस केस में इन तीनों में से, चारों में से क्या चीज सही रहती है। कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहता है, ऊर्जा एवं संवेग दोनों ही संरक्षित रहते हैं, इनमें से कोई भी संरक्षित नहीं रहता है। ठीक है, देखिए जब प्रक्षेप्य गति होती है तो उस केस में क्या होता है, उसका जो ऊर्ध्वाधर संवेग का फॉर्मूला होता है mv। ठीक है, संवेग बराबर mv। अब अपन ने बात किया कि अपन बोल सकते हैं mux muy, मतलब क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, तो ये तो फिक्स होता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर की बात करें, ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वेग का वो लगातार परिवर्तित होता है। ठीक है, जिससे उसका संवेग भी परिवर्तित होता है, तो संवेग तो संरक्षित नहीं हो सकता, संवेग संरक्षित नहीं हो सकता। अगर संवेग संरक्षित नहीं है तो इस लाइन में संवेग संरक्षित रहता है, तो ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई संरक्षित नहीं रहता, नहीं भैया, ऊर्जा संरक्षित रहती है।
ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर देना, क्या रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पर गुरुत्व द्वारा लगाया गया बाह्य बल पूरी गति के दौरान उपस्थित रहता है, इसलिए संवेग संरक्षित नहीं रह सकता। मैंने बोला ना, बाह्य बल उपस्थित रहता है जिससे कि वेग परिवर्तन होता है, जिससे संवेग संरक्षित नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण के लिए किसी दिए गए वेग से प्रक्षेपित वस्तु की परास अधिकतम होगी, यह परास न्यूनतम होगी यदि प्रक्षेपण कोण, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है ना। ठीक है, तो आपके पास परास का फॉर्मूला है आर बराबर, ठीक है, आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये परास का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब 45 डिग्री से फेंका जाता है तो उस क्या होता है, तो उसकी परास अधिकतम होती है। सीधी सी बात है, मतलब वस्तु को अगर 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाएगा तो ये जो आर है यहां से यहां तक ये अधिकतम होगी। अब ये पूछ रहा है कि परास न्यूनतम किस कोण पे होगी, मतलब न्यूनतम मतलब यहां फेंका गया और वापस वो यहीं आके गिर गया तो परास 0 हो जाएगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां पर 90 रख दो, तो साइन 90 की वैल्यू क्या रख दो, यहां पर 90 रख दें। ठीक है, 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ भाई, है ना, तो परास न्यूनतम होगी यदि प्रक्षेप्य कोण कितना होगा 90। ठीक है, तो 90 होने पर 90 डिग्री होने पर क्या होगा, प्रक्षेप्य क्या हो जाएगा आपका, बताओ, नहीं पता, बताऊं कैसे निकाला। ठीक है, आओ आर बराबर क्या निकाला, आर बराबर, है ना, आर बराबर आपने रखा, तो देखिए ये 90 होगा, कितना होगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री होगा, तो इसका जो ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक होगा ये वाला, तो ये एंगल कितना बचेगा 0, तो वैल्यू पुट करके आंसर कितना निकल के जाएगा इसका, परास 0। तो जब उसको लंबवत ऊपर की तरफ फेंकेंगे, कहां फेंकेंगे, लंबवत ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो उस कंडीशन पे उसका क्या निकल के जाएगा, उसका जो परास है, प्रक्षेप्य कोण है वो 90 डिग्री होने पर परास क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। आइए, है ना, देखिए थीटा बराबर 90 रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, कितनी हो जाएगी 180, 2 थीटा है ना, कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 लगा लेना इस तरह से ना, 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आर कितना हो जाएगा आपके पास 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह परवलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है, तो निम्न में अचर रहेगा। मतलब ये बोला कि एक गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हैं, परवलयाकार पथ गमन करके नीचे आ जाता है, तो इनमें से क्या अचर रहेगा, गेंद की गतिज ऊर्जा, गेंद की चाल, वेग का क्षैतिज घटक। सी, अपन ने पढ़ा है कि जब कोई कण क्या गति करे, प्रक्षेप्य गति करे, तो उसका क्षैतिज घटक क्या रहता है, नियत रहता है। तो आगे ना डायरेक्ट क्वेश्चन, वेग का क्षैतिज घटक क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। एक प्रक्षेप्य को v वेग से ऊर्ध्वाधर थीटा कोण पर प्रेक्षित किया जाता है, जिसकी पृथ्वी पर परास r है। समान v वेग से कोण थीटा के लिए चंद्रमा पर इसकी परास क्या होगी। देखो r का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। ठीक है, ये मतलब अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ये परास कवर करता है। अगर उसी वस्तु को उसी वेग से उसी एंगल से फेंके तो चंद्रमा के ऊपर वो वस्तु कहां गिरेगी, है ना। देखो पृथ्वी पे तो सपोज दैट वो यहां गिर जाती है ना। अगर मैं उसको मून पे गिराऊं तो आपको पता है कि मून का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, तो बहुत दूर जाके गिरेगी, है ना। तो क्या गिरेगी, तो देखो जो gm है उसकी वैल्यू कितनी होती है, g/6 होती है। मतलब पृथ्वी पे जितना गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण लगता है उसके गुना में 6 गुना वहां पर क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, तो g की वैल्यू यहां पुट कर देते, तो r बराबर आ जाएगा मून पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g। तो मून पे बात करेंगे तो मून की गुरुत्वाकर्षण लिखेंगे। ठीक है, तो u स्क्वायर एज इट इज साइन 2 थीटा एज इट इज, यहां पे लिख देंगे g/6, 6 ऊपर आ जाएगा, तो rm बराबर आ जाएगा 6r। ठीक है, जो पृथ्वी के कंपेयर में 6 गुना होगा। ठीक है, 6 गुना, तो मतलब कि चंद्रमा पे अगर किसी वस्तु को प्रक्षेप्य गति करवाई जाती है तो वो 6 गुना दूरी कवर करता है।
मतलब उसकी जो परास होती है वो 6 गुना बढ़ जाती है। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, समय नहीं लगता, अगर एक बार भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी भी हो तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखो यहाँ लिख रखा है ना, यू आर बराबर यू साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो जी की वैल्यू क्या रख दें 6, तो आर आ जाएगा आपका 6 गुना। ठीक है, किसी प्रक्षेप्य के मार्ग के शिखर पर त्वरण होता है। क्या होता है, शिखर त्वरण होता है ना। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर ये गति कर रहा है ना, तो यहाँ पर वस्तु पर त्वरण लगता है जी नीचे की तरफ, यहाँ लगता है जी नीचे की तरफ, यहाँ लगता है जी नीचे की तरफ, यहाँ लगता है जी नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी दिशा और उसका मान क्या रहता है, नियत। अपन ने पहले ही पढ़ लिया था जब अपने पढ़े थे कि प्रक्षेप्य गति में वस्तु पर लगने वाला त्वरण का मान क्या होता है, नियत, और दिशा क्या होती है, नियत, वो परिवर्तित नहीं होती। तो जी का मान क्या होगा, त्वरण का मान जी होगा। ठीक है, चाहे वो ऊपर रहे चाहे वो नीचे रहे, त्वरण हमेशा जी लगेगा। ठीक है, ये जी लगा देना त्वरण के सामने, कुछ नहीं करना आपको, ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको जो अजम्पशन बताए थे। तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी इससे काफी बनते हैं। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस अपन ने कर ली है। ऐसे तो अपन प्रक्षेप्य गति को बढ़ाए तो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाया जा सकता है, टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, लेकिन मैंने सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट तरीके में, इससे सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चंस भी लगभग सारे इसके हो जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछते यहाँ पर। ठीक है, तो त्वरण हमेशा नियत रहता है, जो अपन ने बात कर ली है। ठीक है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज तल से थीटा पर u वेग से प्रेक्षित किया जाता है तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी की अधिकतम दूरी होगी। अरे ये परास ही तो पूछता है, क्षैतिज परास r बराबर क्या होती है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। यही तो फॉर्मूला पूछा है, बस क्षैतिज परास ही तो पूछा है, अधिकतम दूरी कहाँ है भैया, ये रहा सी। बस ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आके डायरेक्ट, कोई वैल्यू कहीं नहीं रखती, बट डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कर रही। चले आगे, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, इतने समझदार आप बनी गए। हाँ, एक फुटबॉल का खिलाड़ी गेंद को 37 से 30 डिग्री के कोण पर 50 मीटर सेकंड के वेग से उछालता है, तो गेंद कितने समय तक हवा में रहती है, जी की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। तो उड्डयन काल आपको पता है कितना होता है, उड्डयन काल अरे 2u साइन थीटा बटे जी, टी रहता है उड्डयन काल। तो 2 की जगह पर 2 एजीटी आ गया, u की जगह पर कितना दे रखा है 50 और साइन कितना दे रखा है 30, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10। ठीक है, तो कितने हो गए 100 गुणा साइन की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बटे 100 बटे 10 आ गई, है ना। कितनी हो गई 50 बटे 10 कितनी हो गई 5 सेकेंड, कितना हो गया 5 सेकेंड यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला तो डिन का होगा, टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये अपने निकाल लिया। ठीक है, बहुत आसान है, देखो 5 सेकेंड। 4 पिंड पी क्यू आर एस को एक समान वेग से 37 से क्रमशः 15 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री कोण पर प्रेक्षित किया जाता है, वह पिंड जिसकी सबसे कम परास होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है आपके पास यहाँ पर एक कण है ये जो 15 डिग्री से जा रहा है, एक है जो किससे जा रहा है 30 डिग्री से जा रहा है, एक है जो 45 डिग्री से जा रहा है, ये पूरा एंगल 45 है ना, और एक है जो किससे जा रहा है 60 डिग्री से जा रहा है। ठीक है, तो वह पिंड जिसकी परास सबसे कम होगी, तो देखो साइन पे डिपेंड करता है, साइन की 15 की वैल्यू कम होती है इसलिए 15 पी, ये पी वाला है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ठीक है, तो साइन 15 पे सबसे कम होता है इसलिए पी वाला भाग आ गया आपके पास, पी वाला कण होगा जो सबसे कम दूरी कवर करेगा। ठीक है, तो ये प्रक्षेप्य गति के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी इनमें अपन ने कर लिए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस पैनल की पीडीएफ अगर आपको चाहिए विद सॉल्यूशन ऑल डिटेल, तो आप क्या फॉलो करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का जो टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी पैनल पीडीएफ और अधिक जानकारी आपको वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है,
चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब करके मत जाना। ये कुछ उसी तरह से बात हो गई कि मंदिर में आए और प्रसाद लिए बिना जा रहे हो। प्रसाद लेने का मतलब है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है अपनी यूनिवर्सिटी आरपीएससी चैनल आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो या साथ में जीके का हो। तो आपको आरपीएससी एग्जाम के रिलेटेड जो भी कंटेंट थी वो सब प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोर्स की डिटेल और अधिक जानकारी और बाकी सारी चीजें डेमो क्लास के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये iOS और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता है तो कहां पर कांटेक्ट करेंगे, ये नंबर दिए गए हैं 6367 पे कॉल कर लेना कभी भी, ठीक है, इस नंबर पे, जहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले नेक्स्ट लेक्चर आप तैयार करके आइएगा कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। जो कल की क्लास होने वाली है वो गति के नियम पे आधारित होने वाली है। तो गति के नियम एक बार पढ़ के, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इनके ऊपर पढ़ के आएगा। कल की क्लास उस पर होने वाली है। तो डेली में पहले ही आपको टॉपिक बता देता हूं ताकि आप उस टॉपिक को पढ़ लें और कल की क्लास में आप उसको पढ़ के आए ताकि न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।